आज हम देखेंगे इंटरमीडिएट्स में हम सबसे पहले देखने वाले हैं मुक्त मूलक, यानी हम आज की क्लास में देखेंगे मुक्त कार्बेन, मुक्त मूलक मैट्रिन और देखेंगे क्विज। तो चलिए आज की क्लास का पहला पार्ट है, ये नंबर 3 इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये तीसरे नंबर का ये इंटरमीडिएट्स है, क्योंकि दो इंटरमीडिएट हम पढ़ चुके हैं। पहला कार्बोधन आयन कार्बन आयन, दूसरा हमने पढ़ लिया है इसके अंतर कार्बोधन आयन कार्बोनिल आयन, 2 हो गया, और ये तीसरा मुक्त मूलक। तो हमने अब देख रहे हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या होता है? समांश बंध विखंडन के फलस्वरूप जो स्पीसीज प्राप्त होते हैं वो मुक्त मूलक कहलाते हैं। जैसे आप देखते हो कि मैंने कहा यदि ए और बी के बीच में सहसंयोजी बंध है और इसमें से बंध का समांश विखंडन हो रहा है तो ए डॉट बी डॉट मिला। डॉट क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस तरह से जो बना हुआ स्पीसीज है या मध्यवर्ती है या इंटरमीडिएट है, इसे हम कहेंगे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और ये उदासीन होता है। ये भी बहुत ही, देखो भाई, जो भी इंटरमीडिएट होगा, रिएक्शन होगा, क्रियाशील होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो यहां पर ये अत्यंत सक्रिय होते हैं क्योंकि विषम इलेक्ट्रॉन में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो युग्मित होने की प्रवृत्ति रखेगा। तो इस तरह से इस मुक्त मूलक का नाम क्या रखेंगे? जैसे जानते हो कि CH3 को हम क्या कहेंगे? एक कार्बन का है और वाई लगा के ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। ये ट्राइफेनिल मीथेन, तो ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक, ये मिथाइल मुक्त मूलक, ये फेनिल मुक्त मूलक। इसी तरह से क्या होते हैं? बेजलॉक्सी मुक्त मूलक। तो इस तरह से यहां पर मुक्त मूलक हमें प्राप्त होता है। यहां पर आपके पास आएगा O। ठीक, चलिए आगे। तो कुछ मुक्त मूलकों के बारे में फिर बात करते हैं। भाई मुक्त मूलक जैसे मान लेते हैं हमारे पास है ये Cl, आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है और ये इस जगह पर इलेक्ट्रॉन समान रूप से समांशी बंध विघटन होगा तो ये दोनों तरफ बढ़ जाएगा और इस तरह से Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल मिला। तो ये कहलाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये है कैसा? क्लोरीन फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक। फिर ध्यान दें CH3Cl, यहां पर अगर समांश विखंडन ना हो और इस तरह से ये बंध का विखंडन हो, सॉरी हेट्रोलाइटिक ना होकर के कैसा हो? होमोलाइटिक हो, तो क्या मिलेगा? CH3 मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक। आपको बता दूं बहुत सारी अभिक्रियाएं जो होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि के बेस पर होता है। तो पहले हम ये समझें कि भाई मुक्त मूलक की संरचनाएं क्या होंगी, इन सब के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये समझ लें कि कार्बन ये CH4 है, इस CH4 में यदि किसी एक बंध का होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो हमें क्या मिलने वाला है? ये CH3 मुक्त मूलक प्राप्त होगा और हमें प्राप्त होगा H मुक्त मूलक। CH3 मुक्त मूलक पे आप देखो ध्यान से क्या मिलने वाला है। कार्बन के अंतिम कोश में इस तरह से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और हर एक इनके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ है और ये इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो अंतिम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यानी कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 20 एक अयुग्मित होते हैं, युग्मित करने की प्रवृत्ति होती है। युग्मित करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण ये क्या होता है? अत्यंत क्रियाशील होता है। ये एक बात हुआ। अगर हम इसके संरचना की बात करते हैं तो कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इस जगह पर आपको क्या नजर आ रहा है? 3 सिग्मा।
अगर इस तरह से हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि sp2 संकरण है। तो यही संरचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। यहां पे देखिए संरचना sp2 संकरण मिला। तो इन्हीं चीजों को हम एक एक करके लाइन से देखते चलते हैं। पहली बात ये करें, ये कैसा होगा? उदासीन होगा, अत्यंत क्रियाशील होगा। उदासीन क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जितने अंतिम कोश में कार्बन के होते हैं उतनी ही है, ना कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दान किया है ना कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसीलिए कैसा होगा? उदासीन होगा। चलो भाई यहां पे बात करते हैं लक्षण। उदासीन है, अत्यंत क्रियाशील है, इनके केंद्रीय परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन पर एक परमाणु, इनके केंद्रीय परमाणु कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन sp2 संकरित कक्षक होता है। तो यहां पर इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। sp2 संकरण होता है और हाँ यहीं पे एक बात करूंगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, sp2 संकरण होगा और संरचना कैसा है भाई? ये त्रिकोणीय, समतलीय त्रिकोणीय होगा। इसकी संरचना कैसी होती है? समतलीय त्रिकोणीय संरचना। मुक्त मूलकों का निर्माण। मुक्त मूलक का निर्माण किस तरह से किया जाता है? एक है ऊर्जा से, यानी ऊर्जा मिलती है किसी अणु को तो वहां पर है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, इससे होगा। और दूसरा होगा गोमबर्ग रिएक्शन से। तो मैं दोनों के बारे में बताता हूं एक एक करके। ऊर्जा से, जब ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है क्लोरीन पर, तो ये क्लोरीन का ये बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, दो मुक्त मूलक क्लोरीन का मिला। इसी तरह से उच्च ताप पर CH3 4Pb टेट्रामिथाइलेट हाई टेम्परेचर पर टूट जाएगा और बनाएगा, लेड को अलग कर देता है और इससे 4 बार हमें मिलने वाला है CH3 डॉट फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आपने दो तरह से देखे, प्रकाश की उपस्थिति में और उच्च ताप पर। हम बात करते हैं गोमबर्ग रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होता है? ट्राइफेनिल, यहां पर ट्राई एराइल लिखा है तो यहां पर फेनिल है, ट्राइफेनिल क्लोरोमीथेन। इसकी सिल्वर से अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर ले जाएगा क्लोरीन और ये बच गया हमारे पास। इस प्रकार से यहां पर हुआ क्या है? इस जगह पर जो बंधन हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये Cl बचता है। ये Cl सिल्वर से एक क्लोरीन लेकर के Cl माइनस बन जाएगा उस जगह पर और ये AgCl बन जाता है। यहां पर ये जो कार्बन है वो हो जाता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ और ये बन जाता है मुक्त मूलक। चलिए साहब वर्गीकरण की बात करते हैं। तो मुक्त मूलक बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आप ये देख रहे हो कि ये ऐसा होगा मुक्त मूलक, तो अगर इन तीन संयोजकताओं में तीनों पर H है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा। चलिए साहब वर्गीकरण की बात करते हैं। तो मुक्त मूलक बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आप ये देख रहे हो कि ये ऐसा होगा मुक्त मूलक, तो अगर इन तीन संयोजकताओं में तीनों पर H है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा। अगर इसमें एक R जुड़ गया है तब ये होगा फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल। इसी तरह से 2H की जगह R है तब सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल और इस जगह पर है तो ये थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल। इस तरह से फ्री रेडिकल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रकार का, इसको सुपर प्राइमरी कह देते हैं कभी भी, क्योंकि इसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, केवल यही एक कार्बन है जो प्राथमिक कार्बन होते हैं और उसी कार्बन के बेस पर ये प्राइमरी फ्री रेडिकल ही है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है। अब चलें मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस बात पे भी ध्यान दें कि कौन ज्यादा स्थायी होगा, कौन कम स्थायी होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस आधार पर वो स्थायी है कि अस्थायी है। बिल्कुल कुछ ऐसे समझेंगे।
कि देखिए R एक प्लस आई समूह है। इस इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि खुद वह अणु या खुद वह रेडिकल इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, यानी इसको इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा दे, तो उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह से इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि स्थायित्व का क्रम यह होना चाहिए कि CH3 फ्री रेडिकल से ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा स्थायी होगा सेकेंडरी और उससे अधिक ज्यादा स्थायी होगा टर्शरी। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई समूह इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। तो इस तरह से इसके स्थायित्व में वृद्धि होती जाती है। मुक्त मूलकों का स्थायित्व अति संयुग्मन व अनुनाद से भी प्रभावित होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्थायित्व का क्रम क्या होगा? अब देखो ये प्राथमिक है, उससे ज्यादा द्वितीयक और ये से ज्यादा तृतीयक, यहां तक के स्थायित्व की बात हो गई। दूसरी बात है कि यहां पर ये माइनस आई समूह है, तो फिर इसमें ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर ये अनुनाद की वजह से ऐसा होता है कि स्थायित्व जो होता है इसी अनुनाद की वजह से बढ़ने लग जाता है। तो ये यहां पर इसकी तुलना में इसमें ज्यादा होगा, इसकी तुलना में इसमें अनुनाद ज्यादा होगा, इसकी वजह से इसके स्थायित्व अधिक होती जाती है। बाकी ये माइनस आई प्रभाव का इफेक्ट नहीं है। इस जगह पे माइनस आई का इफेक्ट होता तो इसके स्थायित्व घट जाते हैं। तो इसमें कौन से प्रभाव पड़ रहा है? अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण इसके स्थायित्व में वृद्धि हो रही है और इस तरह किस कारण से स्थायित्व बढ़ रहा है? क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ने की वजह से स्थायित्व बढ़ रहा है। तो ये वाली बात तो मैं समझा चुका हूं। यहां पर आप समझेंगे अनुनाद, एक संरचना, दूसरी संरचना, तीसरी संरचना में इसमें एक बेंजीन रिंग है, यहां पर 2 बेंजीन रिंग की वजह से और अनुनादी संरचना बढ़ गई। यहां पर 3 बेंजीन रिंग है तो अनुनादी संरचना और बढ़ जाती है, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। चलो भाई अब आगे बात करते हैं मुक्त मूलक की संरचना। मुक्त मूलक की संरचना कैसी होगी भाई? इसमें बात यह है कि sp2 संकरण है। अगर किसी अणु में sp2 संकरण है तो संरचना होगा समतलीय त्रिभुजी। इसकी संरचना कैसा होगा? समतलीय त्रिभुजी संरचना होगी। तो समतलीय त्रिभुजी संरचना होने के कारण यहां पर इसकी sp2 संकरण के कारण समतलीय त्रिभुजी संरचना है। और इस पे अगर हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें यह नजर आता है कि 3 sp2 संकरित कक्षक मिलेंगे, sp2, sp2, sp2। इन तीनों के साथ हमें मिलेगा R जुड़ने वाला है और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस p कक्षक में रहेगा जो असंकरित है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यह 2pz1 जो ये है। तो संकरण कहां से कहां तक हुआ है? इनसे sp2 संकरण, तो ये यहां से यहां तक हुआ, ये वाला नहीं छूना है आपको, ये यहां तक, ये इतने कक्षक संकरण भाग लिया है। इसको दोबारा आपको दिखा देता हूं बना के, आपको भी बात और ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको, इसके संकरण को समझा सकें, इनकी संरचनाओं को समझाते हैं। चलिए में किस प्रकार से संकरण हो सकता है, इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। C एटॉमिक नंबर 6 1s2 में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यह 2pz1 जो ये है। तो संकरण कहां से कहां तक हुआ है? इनसे sp2 संकरण, तो ये यहां से यहां तक हुआ, ये वाला नहीं छूना है आपको, ये यहां तक, ये इतने कक्षक संकरण भाग लिया है। इसको दोबारा आपको दिखा देता हूं बना के, आपको भी बात और ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको, इसके संकरण को समझा सकें, इनकी संरचनाओं को समझाते हैं। चलिए में किस प्रकार से संकरण हो सकता है, इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। C एटॉमिक नंबर 6 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2s2 2p2। संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। उत्तेजित अवस्था में क्या मिलेगा?
उत्तेजित अवस्था में बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चला जाएगा कहां पर, P में। तो क्या मिलने वाला है, हम उत्तेजित अवस्था में लिख देते हैं 2s1 और है 2p3। यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और P पर 1 2 3। संकरण होगा sp2 संकरण। तब sp2 संकरण होगा तो एक s और 2 p कक्षक संकरण में भाग लेंगे और हमें मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा 3 sp2 संकरित कक्षक, sp2 sp2 sp2। और ये 2pz जो है अभी भी असंकरित है, 2pz1, और ये असंकरित कक्षक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और इसके साथ ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां पर ये देख सकते हैं कि भाई इनके साथ R जुड़ा हुआ है, R का इलेक्ट्रॉन, दूसरा R जुड़ा हुआ है, R का इलेक्ट्रॉन, तीसरा है, ये इस तरह से इनके कक्षक जो है इनके साथ ओवरलैपिंग किया है। अब इस बात को समझे कि कार्बन को ब्लैक में है और बाकी R है ब्लू में। तो देखो कार्बन, इसके 3 कक्षक, 1 2 3, sp2 sp2 sp2, ये 3 कक्षक हुए, 1 2 3। अब इनके साथ जुड़ा हुआ है R R R, और ये जो कक्षक है वो है असंकरित p कक्षक 2pz। ये इलेक्ट्रॉन हो गया 2pz1, एंगल हो गया 120 अंश का। हम इसके संरचनाओं को हम दिखाएं तो कुछ ऐसे दिखाएंगे, समतली त्रिकोणीय संरचना देख लें, और ये कार्बन को दर्शा रहा है, ये पॉइंट जो है समतलीय त्रिकोणीय संरचना। अब समझ जाते हैं कि भाई ये असंकरित p कक्षक है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस तरह की संरचनाएं होती हैं। हम बात करें मुक्त मूलकों की अभिक्रियाएं, ये किस तरह का अभिक्रिया करता है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, संयोग अभिक्रिया, असमानुपाती अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं को हम एक एक करके देखते हैं। चलिए, संयोग अभिक्रिया मतलब कि दो मुक्त मूलक आपस में एक दूसरे के नजदीक आएगा तो जुड़ जाएगा। इसकी एक विशेषता यह भी होती कि मुक्त मूलक मिलकर के, एक मुक्त मूलक है क्लोरीन, दूसरा मुक्त मूलक है क्लोरीन, दोनों आकर के Cl मुक्त मूलक एक बॉन्ड बना लिया। CH3 मुक्त मूलक, Cl मुक्त मूलक आपस मिलकर के CH3 Cl बन गया। C2H5 मुक्त मूलक, CH3 मुक्त मूलक, दोनों मिलकर के C3H8 बन गया। इस तरह से मुक्त मूलक आपस मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करता है। तो मुक्त मूलकों के बीच में यह होता है कि दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं, मिल सकते हैं। असमानुपातन मतलब यहां पर ऐसा भी होता है कि मुक्त मूलक, चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2, ये मुक्त मूलक है। दूसरा भी मुक्त मूलक है, इथाइल मुक्त मूलक है, CH2 मुक्त मूलक। होता यह है कि इस मुक्त मूलक की वजह से ये क्या करता है कि अपना एक H यहां पर समांश विखंडन होगा बंध का, और एक मुक्त मूलक बनाएगा H प्लस, H मुक्त मूलक। तो H मुक्त मूलक इसमें चला गया तो बन गया CH3 यानी कि इथेन बन गया, प्लस इसका H गया तो यहां पर क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर इन दोनों पर देखिए ये फ्री रेडिकल पॉइंट है और यहां पर भी फ्री रेडिकल पॉइंट है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के यहां पर एक बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड। ये देखने को मिला है। तो मतलब ये हुआ कि इस जगह की स्थितियां तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखो मैंने क्या दर्शाया था, इसी को बोलते हैं असमानुपातन। मतलब एक में हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरे से हाइड्रोजन जा रहा है।
देखें ये बंद वाला यहां पर फ्री रेडिकल बना, अब ये H फ्री रेडिकल मिलेगा जो इसके साथ आके जुड़ गया, H इस तरह से, और ये H आकर के इनके साथ जुड़ गया, CH3 CH3। इस जगह पे क्या हुआ, ये है डॉट इसमें भी डॉट इसमें भी, दोनों मिलकर के ये बना लिया। तो ये एक प्रक्रिया देख रहे हो जिसमें एल्केन बन रहा है और एक में एल्कीन बन रहा है। ये है असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाएगा ये। अब अगला टॉपिक है, अगला इंटरमीडिएट है कार्बीन। कार्बन ऐसा मध्यवर्ती जिसके कार्बन पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, या यूं कह सकते हैं दो बंध होगा, और सब मिलाकर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी उदासीन होता है, कार्बन कहलाते हैं। जरा समझे, द्विसंयोजक कार्बन मध्यवर्ती होते हैं। ये द्विसंयोजक मुक्त मूलक होता है। ये देखिएगा, दो संयोजकता वाले मुक्त मूलक होता है, तो ये कार्बन कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, या तो ये युग्म के रूप में होते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसको कहेंगे सिंगलेट, अलग अलग हो तो कहेंगे ट्रिपलेट। अब यहां पर समझेंगे, कार्बन के 72 कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे 6 हुआ भैया, कार्बन के अंतिम कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, परंतु सिर्फ 2 ही बंध में भाग लिए होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अभी मुक्त रहते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं लिए हुए होते हैं, इसको हम कार्बन कहते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेता है, एक नहीं लिया होता है, तो उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं लिया होता है, तब उसे हम कार्बन कहते हैं। यहां पर आप ध्यान से समझेंगे इन बातों को। कार्बन हम कब कहेंगे और मुक्त मूलक कब कहेंगे। मुक्त मूलक कब कहेंगे, जब वो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेता है, तो ये मुक्त मूलक है। जब केवल 2 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेता है, तब इसे कार्बन कहेंगे। अब इस आधार पर हमारे पास 2 तरह की चीजें होंगी, या तो ये इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेगा या युग्मित रहेगा। अगर युग्मित है तो इसे सिंगलेट कहा जाएगा। जब ये युग्मित है तो क्या कहलाएगा, सिंगलेट कार्बन कहलाएगा। ये सिंगलेट कार्बन है, युग्मित है, पेयर में है, सिंगलेट कार्बन कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, अलग अलग है तो ट्रिपलेट कार्बन कहलाएगा। ट्रिपलेट कार्बन। देखें तो 2 तरह से कार्बन हमको देखने को मिला है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब बात करते हैं भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप अलग अलग असंकरित कक्षक में होते हैं। तो अलग अलग है तब क्या हुआ, ट्रिपलेट कहलाएगा। अब कौन सा सिंगलेट और ट्रिपलेट में कौन कौन सा संकरण होगा, संकरण निकालने का तुम्हारे पास जो तरीका है उसी का उपयोग करोगे। संकरण कैसे निकालते हो, अगर मैं सिंगलेट को लेके चलूं तो सिंगलेट में कौन सा सिंगलेट, यानी जिसको क्या बोलते हैं, एकक कार्बन कहते हैं, एकल कार्बन, और इसको ट्रिपलेट को त्रियक कार्बन कहते हैं। तो ये देखो, मैं सिंगलेट पे बात करता हूं, ये ऐसा है, ये सिंगलेट है। संकरण निकालने का तरीका क्या है, सिग्मा बंध 2 और एलपी 1 यानी कि 3, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना होगा कुछ ऐसा, 1 2 और ये 3। इस जगह पे कोई R जुड़ा होगा, इस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़ा होगा। ये कार्बन को दर्शा रहा है, यानी कि संरचना कैसा होगा, अरेखीय होगा। अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट में ये होता है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इसमें संकरण होगा sp, और संरचना कैसी हो गई, एक इधर एक इधर, तो ये हो गया संरचना।
इस स्थिति में हमारे पास ये sp संकृत कक्षक 180 अंश का कोण होगा, रेखीय संरचना होगा। लेकिन असंकरित कक्षक जो होगा p का, इसमें होगा जो खाली जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके बारे में हम बात कर देंगे आगे जाके। कार्बिन बनाना, तो कार्बिन कैसे बनता है, कुछ एग्जांपल देखें। डाईएजोमीथेन को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और CH2 बनता है, जो कि एक कार्बिन है, यानी C का 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरह से 2 H लगा हुआ है, ये कार्बिन बनता है। इसी तरह से दूसरा आप देखेंगे कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जब क्षार की उपस्थिति में ये क्या करता है, क्षार की उपस्थिति में ये यहां से OH है और इस H को लेके निकल जाता है। जब H को लेके निकला तो पानी निकल गया और यहां बचा है CH3, OH माइनस और ये H प्लस CH3, तो ये माइनस हो गया, तो इस पे एक माइनस चार्ज इस जगह पे अवेलेबल है। फिर इस Cl माइनस जब निकलता है इस तरह से, तो हमारे पास बचता है क्या, CCl2 कार्बन। कार्बन के प्रकार, कार्बन 2 प्रकार का, एक सिंगलेट कार्बन होता है, एक ट्रिपलेट कार्बन होता है। सिंगलेट कार्बन C पर इलेक्ट्रॉन युग्म और ये 2R। ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है, दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग, sp2 संकरण, sp संकरण। हम सिंगलेट कार्बन को हम व्याख्या देंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं, सिंगलेट कार्बन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साहब, सिंगलेट कार्बन की क्या खास बात है कि इसमें कार्बन पर sp2 संकरण होता है, जैसे कि बात हुई थी अभी। अगर sp2 संकरण है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इसके, चलिए साहब, सिंगलेट कार्बन की क्या खास बात है कि इसमें कार्बन पर sp2 संकरण होता है, जैसे कि बात हुई थी अभी। अगर sp2 संकरण है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इसके कार्बन संयोजी कोश के कार्बन को अगर आप समझें तो क्या होता है, C S में 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के और P में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब यहां पर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है युग्मन की स्थिति में रहेगी, तब आप क्या देख रहे हो, 1 2। इसमें संकरण इन दोनों के बीच में होगा, संकरण होगा तो कौन संकरण हुआ, sp2 संकरण हुआ, और संकरित कक्षक हमें प्राप्त हुआ है 3, sp2 sp2 sp2, परंतु यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है जबकि इस दोनों पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों जगह पर R आके जुड़ा हुआ है, तब इसकी संरचना क्या हुआ, C पर 2R, ये लीजिए, और ये जो संकरित कक्षक है ये बिल्कुल जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 संकरित कक्षक है, ये भी sp2 संकरित कक्षक है। ऐसा हुआ। अब इसी के साथ में आप देख रहे हो ये 2pz कक्षक इसी के पास होगा, 2pz0, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो जो 2pz वाला जो कक्षक है, ये 2pz वाला कक्षक ये हो गया 2pz0, इस पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। देख लीजिए, इस तरह से आप देख रहे हो कि इसकी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय ना होकर के संरचना होगी आरेखीय संरचना। एक जो पी कक्षक है वो रिक्त है, रिक्त असंकरित पी कक्षक, ये लीजिए sp2 संकरण, यह 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा 2 समूहों से जुड़े होते हैं। ये देखिए 2R से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 H भी हो सकते हैं, 2 R भी हो सकते हैं, एक R और एक H भी हो सकते हैं। sp2 संकरण संकर कक्षक होते हैं, एक sp2 संकर कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे कि ये वाला sp2 संकरित कक्षक, ये एक देखो 1 2 3 संकरित, जिसमें 2 के साथ R जुड़ा है, 2 1 के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर।
असंकृत पी कक्षक होते हैं ये रिक्त अवस्था में। तो ये बात हो गई, आपने सब कुछ देख लिया, क्लियर है आप लोगों को। और इसकी संरचना आरेखी होगी। आरेखी संरचना कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? आरेखी संरचना। एक जगह और पड़ी है अपनी 3 पर। त्रियक या ट्रिपलेट कार्बन उसको कहा जाता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग रहते हैं। जो दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है जो बंध में भाग नहीं लेता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में sp संकरण होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बंधित रहते हैं जिनके साथ 2 एल्काइल समूह होगा, ये वाला sp संकृत कक्षक और ये sp संकृत कक्षक होगा। 2 ये जो है, एक जो है 2py1 है और ये दूसरा है 2pz1 है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं थोड़ी देर में। ओके, इन्हीं कक्षक द्वारा 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं इस sp के द्वारा। ये sp संकृत कक्षक है एक और ये दूसरा sp संकृत कक्षक है। ऐसे कार्बन में 2 असंकरित कक्षक होते हैं, असंकरित पी कक्षक होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दोनों असंकरित कक्षक है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समानांतर दिशा में होते हैं, यानी एक दिशा में होता है। दोनों ही प्रकार के कार्बन में कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ दोनों के बारे में बताया कि फिर मैं इसकी संरचना को आपको स्पष्ट करता हूं। इनके कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर है उधर आकर्षित होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होते हैं ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के भाई इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं और नाभिक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या होता है। तो यहां पर तो कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होगी इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक के बारे में। फिलहाल तो यहां पर मैं बात करता हूं कि इसके संरचनाओं में देखो, कार्बन की अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2s1 और 2p3, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 ही कक्षक संकरण भाग लेता है, तो संकरण हुआ sp संकरण। तब हमारे पास संकरित कक्षक केवल 2 मिलेंगे। एक ये 2 संकरित कक्षक, इसका नाम sp, इसका नाम भी sp। लेकिन 2 जो बचे हुए हैं ये दोनों असंकरित है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2p y1 एंड 2p z1। तब ये दोनों के साथ R आके जुड़ता है, इसके साथ भी R आके जुड़ता है, लेकिन ये ऐसे ही रहता है। तो इसी चीज को यहां पर दिखाया गया है कि भाई एक संकरित कक्षक ये हो गया भैया, और दूसरा संकरित कक्षक हमारे पास ये हो गया, और इनके साथ R जुड़ गया है। ये इनके साथ कौन जुड़ेगा? ये अच्छा सॉरी, यहां पर ये तो लगा ही हुआ है, ये संकरित कक्षक, ये संकरित कक्षक, ये pz है। तो मैं इसको स्ट्रक्चर को अलग से बना दूं तो ज्यादा साफ सुथरा नजर आएगा। चलो इसको यहीं पे बनाता हूं संरचना। कार्बन है, 2 संकरित कक्षक, ये संकरित कक्षक एक हो गए, दूसरा ये संकरित कक्षक दूसरा हो गया। sp2 sp संकरित कक्षक एक, और दूसरी तरफ हम जाते हैं तो ये sp संकरित कक्षक, इनके साथ कोई R जुड़ गया, इसके साथ कोई R जुड़ गया, और ये 2py कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए असंकरित है, और दूसरा ये 2pz1, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी संरचना है। उपयोग, रिमल-टीमन अभिक्रिया में ये बनता है एक मध्यक के रूप में, एक इंटरमीडिएट के रूप में। इसमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन पर कोई कार्बन CCl2 कार्बन आता है जब नजदीक, तो इस तरह का एक युग्म बन जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है।
रिमल्टीमेन अभिक्रियाएं आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम यहां पे कि नाइट्रीन, नाइट्रीन क्या होते हैं। नाइट्रीन भी एक तरह का इंटरमीडिएट है जिसमें नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रीन होते क्या है भाई? अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। इसकी केवल एक संयोजकता से ही कोई R जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे नाइट्रीन कहेंगे। इस तरह से ये दो प्रकार का होगा, एक प्रकार ये हुआ और दूसरा प्रकार ये होगा RN। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, ये दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए, तो इस तरह से हमारे पास दो प्रकार का हुआ। पहले नाइट्रीन में देख रहे हो कि ये अलग अलग है, और इसमें देख रहे हो कि युग्मित है। तो युग्मित होता है, इसको सिंगलेट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ट्रिपलेट। तो दो प्रकार का नाइट्रीन होगा, तो सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। यहां पर हम कह सकते हैं बहुत क्रियाशील नाइट्रोजन का उदासीन स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन षष्टक होता है, यानी अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, गिनती लगाओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहलाएगा? ये नाइट्रीन कहलाएगा। तो नाइट्रीन हमारे पास दो प्रकार का हुआ, और नाइट्रीन की संरचनाओं की तरफ जाते हैं कि इसमें कौन से संकरण है, तो हम एक एक करके समझते हैं। चलिए, सिंगलेट नाइट्रीन, एकल नाइट्रीन। एक सिंगलेट नाइट्रीन और कौन सा एकलेट। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, RN युग्म युग्म। संकरण की बात करता हूं तो संकरण आपको क्या नजर आएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या नजर आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। क्या हुआ बोलो, 1 धन 2 बराबर 3 sp2 संकरण देखने को मिला। sp2 संकरण जब होता है तो संरचना ऐसा त्रिकोणीय संरचना होगा, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, जिनमें एक के साथ तो R जुड़ा हुआ है और दो जगहों पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस तरह से ये होती है इसकी संरचना। तो ये कौन सा हुआ, sp2 संकरण। और इसकी संरचना को क्या नाम देंगे, ये तो नाइट्रोजन है, तो ये हो गया रेखीय संरचना है। अब इसी जगह पे एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब नाइट्रोजन को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो 1s2 2s2 2p3, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पर भी ऐसा कुछ है 3। यहां ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, युग्मित हो जाए, तो हमें क्या मिलने वाला है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और इस जगह पर 2 और 1 3। संकरण sp2 हुआ, sp2 संकरण हुआ तो संकरित कक्षक हमें मिला 3, sp2 sp2 sp2, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 और यहां पर 1 अयुग्मित। ये जो 2pz0 है, 2pz0 असंकरित कक्षक है, 2pz0, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके साथ कोई R जुड़ेगा तो ये इस तरह से बंधन करेगा। तो 2 आपने इस जगह पर देखा है संकरित कक्षक, अगर मैं इसको कुछ इस तरह बनाऊं तो ये एक संकरित कक्षक ये हुआ जिसपे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये sp2, इस जगह पर भी है तो sp2, और इस जगह पर एक संकरित कक्षक ये हुआ जिसके साथ ये R जुड़ता है। और ये जो कक्षक है ये असंकरित है जो इस जगह पे है 2pz0, तो ये असंकरित p कक्षक है, करित रिक्त p कक्षक है। ये सिंगलेट नाइट्रीन की संरचना है।
अब हम ट्रिपलेट नाइट्रेन की संरचना की तरफ चलते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित जिसके साथ एक के साथ आर जुड़ा हुआ है। तब इसमें sp संकरण है। कैसे संकरण निकालने का आप लोगों को जो ट्रिक है आप जानते हो, सिग्मा बंधों की संख्या और इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या केवल एक और इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, एक। तो हो गया टोटल 2, यानी कि संकरण हुआ sp। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक संकरण हुआ sp संकरण हुआ। sp संकरण हुआ तो ये दोनों संकरण में भाग लेता है। क्या संकरण हुआ, sp। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये प्रोसेस हो रहा है करके, sp संकरण। तब 2 संकरित कक्षक sp मिलेंगे, 1 2 1 sp sp, और 2 अलग है, ये लीजिए। इनके साथ ये संकरित कक्षक sp और इसके साथ एक r जुड़ जाता है इस तरह से, और ये 2py1 और ये 2pz1 है। अब आप इसको समझो, संकरित कक्षक हमारे पास 2 मिलेंगे। एक संकरित कक्षक ये हुआ और दूसरा संकरित कक्षक ये हुआ, sp sp। इनके साथ कोई r जुड़ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर r जुड़ गया। 2 असंकरित कक्षक हमारे पास, ये लीजिए 2pz1 और ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ इसके पास 2pz1, और दूसरा 2py1 भी कर देते हैं, ये है 2py1, ये लीजिए। तो 2py1 2pz1 इस तरह की संरचना है। अगर इसको आप देखो, इसमें ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन पर एक R जुड़ा हुआ है और बाकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसी संरचना। तो ये भी संरचना कैसी होगी, रेखीय संरचना होगी यहाँ पे। तो आपने देखा रेखीय संरचनाएं दोनों की है, चाहे ट्रिपलेट हो या सिंगलेट हो, दोनों की रेखीय संरचना होगी। हमने ये दोनों चीजें यहां पर देखे हैं। अब एक काम करते हैं, बनता कैसे होगा ये, तो हम एल्काइल नाइट्रीन कैसे बनाएंगे। एल्काइल नाइट्रीन मतलब RN, इस तरह से ये हम कैसे बनाएंगे। एल्काइल नाइट्रीन बनाया जाता है एल्काइल एजाइड को गर्म करके। एल्काइल एजाइड है RNNN, यानी कि RN3। RN3 को गर्म करोगे तो N2 निकल जाएगा, ये N2 निकल जाता है। जैसे ये गर्म किया गया तो R इसमें से N2 निकल गया, अपनी वैलेंसी पूरी कंप्लीट है, तो R के साथ एक N जुड़ा हुआ है, ये बन जाता है एल्काइल नाइट्रीन। एल्काइल साइनाइड की प्रकाश के साथ प्रकाश अपघटन करेंगे, प्रकाशीय अपघटन करेंगे, तो यहां पर देखिएगा ये साइनाइड, यहां पर एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये है एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट को गर्म करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और इस तरह से इतना एल्काइल नाइट्रेन का निर्माण हो जाता है। तो ये 2 विधियां आपके पास है। हम देखें अब कार्बनिक अभिकर्मक के प्रकार। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सभी चीजें हैं इंटरमीडिएट। अब हमने इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने इंटरमीडिएट में हमने जो जो पढ़ा है उसको मैं यहां पर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। हमने पढ़ा है कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन,
हमने पढ़ा है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, हमने पढ़ा है कार्बिन, हमने पढ़ा है नाइट्रोजन। ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार के हमने इंटरमीडिएट पढ़ा है, मध्यवर्ती। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने तक, उत्पाद के निर्माण तक बीच में कुछ ऐसे क्रियाशील स्पीसीज बनते हैं जो उस अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में हमने इन सारी चीजों को देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें क्या है। और इस जगह पर आपको इनके बारे में जानकारी अच्छी खासी रखनी होगी। हम आगे चलें। कार्बनिक अभिकर्मकों के प्रकार। हमने सुना होगा कार्बनिक अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नाभिक स्नेही और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी कि नाभिक की तरफ आकर्षित होने वाला। किसकी तरफ आकर्षित होना? नाभिक की ओर, नाभिक की ओर आकर्षित होने वाला, होने वाला। अब नाभिक की ओर आकर्षित होने वाले का क्या मतलब होता है? नाभिक की ओर आकर्षित होने वाले का मतलब होता है कि धन की ओर आकर्षित होने वाला। अब धन की ओर वही आकर्षित होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। नॉर्मली हम लोग Nu- से दर्शाते हैं। Nu मतलब नाभिक और स्नेही मतलब इसमें नेगेटिव, माइनस मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उसकी तरफ आकर्षित होने वाला, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी उसके ऊपर अटैक करने वाला जो अभिकर्मक होता है, उस अभिकर्मक को नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। अब इसी बात को दूसरे तरफ से कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, ऋण की ओर आकर्षित होगा। इलेक्ट्रॉन जहां होगा उस ओर आकर्षित होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसमें क्या होता है? ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। जब सारी बातें इसमें है तो सारी चीजों को उल्टा कर दो और इसको दर्शाया जाएगा E+। ये इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाला, इस पे धन आवेश है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अभिकर्मक 2 प्रकार का हो गया, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक वो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले की तरफ आकर्षित होता है। मतलब सीधा हुआ कि नाभिक स्नेही जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर आकर्षित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अभिकर्मक 2 प्रकार के होंगे, एक अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहा है, एक नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा है, यानी वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहा है। चलो अभिकर्मकों को हम पहचाने और समझें। पहला है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसको हम शॉर्ट में Nu- से दर्शाते हैं कि सामान्य तौर पे ये अभिकर्मक निगेटिव होता है। कुछ उदासीन भी होते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये। ऐसे अभिकर्मक जिनकी बंधुता धनावेश के प्रति होगा, यानी कि नाभिक की तरफ होगा, यानी उस ओर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उस ओर आकर्षित होगा। हम कह रहे हैं कि धनावेश की तरफ होगा। धनावेश का मतलब क्या होता है? जिसपे भाई कोई इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो धनावेश आ जाता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उसमें धनावेश होता है, तो ये धन आवेश की ओर आकर्षित हो जाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी तरफ आकर्षित होता है। ऐसे अभिकर्मक को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, इस अभिकर्मक के पास, ये उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है। बस इतना ध्यान रखिए। नाभिक स्नेही अभिकर्मक वे अभिकर्मक
उस स्थान पर जुड़ते हैं या क्रिया करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस जगह पर अटैक करता है ऐसे अभिकर्मक। यानी वहां पर अटैक करता है जहां पर धनावेश होता है, यानी खुद पे ऋणावेश हो सकता है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इस अभिकर्मक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। पहली बात। दूसरी बात, यह सामान्यतः ऋणावेशित होता है। अतः धनावेशित अभिकर्मक की ओर आकर्षित होता है। ये ध्यान रखिए। हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बारे में बोला कि ये कैसा होता है, सामान्यतः ऋणावेशित होता है। और दूसरी बात है कुछ उदासीन भी होते हैं। ये ऋणावेशित है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं कि O ऑक्सीजन के अंतिम कोश में इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मान लेते हैं H के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये OH हुआ। अगर इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है तो OH माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। वैसे ही RO में भी होगा, ये लीजिए माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है भाई। तो जो भी माइनस वाला स्पीसीज होगा, माइनस वाला विकर्मक होगा, वो सभी क्या होगा, वो सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा। Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, RO माइनस, OH माइनस, सभी ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें जो उदासीन वाला भी कुछ है, जैसे ये Hc2H5OH। अब आप जानते हो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसके पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। मतलब ये क्या है, ये एक नाभिक स्नेही उदासीन अभिकर्मक है। तो जिसमें भी देखो, इसमें देख लिया आपने इलेक्ट्रॉन युग्म है, जल में भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये सब जिसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। जिसमें माइनस चार्ज होता है वो भी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो भी, सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, धनावेश की तरफ आकर्षित होने वाले अभिकर्मक होते हैं। काफी आसान सी बात हो गई। चलिए साहब, अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब बताओ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होंगे। इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाला, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस तरफ आकर्षित होने वाला। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हो सकता है अष्टक पूर्ण ना हो सकता है इसमें धनावेश हो। तो ऐसे अभिकर्मक को हम E+ से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं ऐसे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। ये अभिकर्मक उस स्थान पर क्रिया करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस चार्ज होगा, उसकी तरफ आकर्षित होती है। ये 2 प्रकार का होगा, उदासीन होगा, धनावेशित होगा, उदासीन होगा। इसमें परमाणु हो सकता है अष्टक पूर्ण ना हो। जैसे एग्जांपल देख लें, AlCl3। अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ तो 1 2 3, बताओ 6 इलेक्ट्रॉन हुआ अंतिम कोश में।
तो ये इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो AlCl3 एक अच्छा क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन उस जगह पर अटैक करेगा। ऐसे ही BCl3, ये दोनों ही एक ही तरह के बी के अंतिम कोश में भी 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन, उदासीन सहसंयोजी, उदासीन सहसंयोजी यौगिक, उदासीन सहसंयोजी यौगिक, उदासीन सहसंयोजी। तो इसमें क्या क्या खास बात है? उदासीन सहसंयोजी यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण रहता है, AlCl3, BF3, BCl3, BeCl2, ZnCl2, BH3, FeX3, ये सभी जिसके अंतिम कोश में अष्टक पूर्ण नहीं होता है। जो अभी मैंने किसके साथ बताया था, AlCl3 में बताया था ना, बिल्कुल वैसे। दूसरा, जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं, SnCl4, SiCl4, PCl5, ये सभी जिनमें क्या होता है, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की मांग करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी महसूस होती है। तो ये भी एक प्रकार का कैसा है, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। फिर होता है उदासीन सहसंयोजी, जिनके केंद्रीय परमाणु केवल 2 या 2 से ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। यानी आप देख लो BeCl2 में तो Be के साथ 2 Cl जुड़ा हुआ है, Be के साथ 2 Cl जुड़ा हुआ है और Cl विद्युत ऋणात्मक है। तो ये Cl ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित किया, इसने आकर्षित किया, तो B पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाती है, B पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन की मांग करता है और उस परमाणु की तरफ जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। बहुत सारे अभिकर्मक जो लुईस अम्ल होते हैं, यानी कि उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी है, H+, H3O+, OR+, यानी इसमें सामान्य तौर पे पॉजिटिव चार्ज होने वाला भी, ये सारी चीजें भी एक का होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है। बहुत सारे एग्जांपल है, इस एग्जांपल को एक एक करके ओपन करके देखिए, क्या इसमें सचमुच में डिफिशिएंसी है, सचमुच में कमी है, अगर है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए साहब, हम बात करते हैं एम्बीफाइल या एम्बिडेंट, ऐसा अभिकर्मक जिसमें 2 भाग होते हैं, एक भाग इलेक्ट्रॉन ग्राही और एक भाग इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं, एम्बिडेंट कहलाते हैं। जैसे पानी में ऑक्सीजन के पास जाके देखिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता है, यानी कि नाभिक स्नेही भाग है इसमें। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन ग्राही भाग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इसमें दोनों चीजें होती है, यानी ऐसा अभिकर्मक जिसमें 2 भाग, एक भाग इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक भाग नाभिक स्नेही होता है, इसको एम्बिडेंट कहा जाता है, एम्बीफाइल कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। हम पढ़ते हैं अब नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में अंतर। क्या अंतर है जरा समझें। नाभिक स्नेही का मतलब होता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता अष्टक पूर्ण रहता है, जबकि इसके सामान्यतः अष्टक पूर्ण ना होता है, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी रहती है। नाभिक स्नेही है, नाभिक की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो सकता है, यह इलेक्ट्रॉन दाता होता है। अब दूसरी बात होगी, लुईस क्षारक होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो लुईस क्षारक है, तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बनते हैं। अब यहां पर नाभिक स्नेही जो किसके साथ जाके जुड़ देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ। वही बात होता है कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो नाभिक स्नेही के साथ जुड़ेगा, ये लुईस क्षार है तो ये लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। विद्युत ऋणी जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो लुईस क्षारक है, तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बनते हैं। अब यहां पर नाभिक स्नेही जो किसके साथ जाके जुड़ देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ। वही बात होता है कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो नाभिक स्नेही के साथ जुड़ेगा, ये लुईस क्षार है तो ये लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। विद्युत ऋणी
अथवा उदासीन होते हैं, जबकि ये विद्युत धनी या उदासीन होते हैं। उदाहरण, कुछ उदासीन में देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है जो दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है सब, ठीक है। तो ये हुआ। ऋणात्मक में कौन है? Cn माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस और NH2 माइनस। ये सभी क्या है? नाभिक स्नेही है। और यहां पर उदासीन में कुछ एग्जांपल यहां पर है आपके पास, जो कि एक तरह का लुईस अम्ल है, वो सभी, और धनात्मक होगा कोई। तो हमने नाभिक स्नेही और नाभिक स्नेही दो प्रकार के अभिकर्मक देखे हैं। तो अभिकर्मकों को आपको पहचानने आना चाहिए। अब हम देखें क्विज, कुछ प्रश्न आपसे हम पूछते हैं जिसका जवाब हमें आप दोगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान सा प्रश्न, तो जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? एक लुईस अम्ल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, या लिखा यह धनावेशित स्पीसीज है, या एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। चलिए सोचिए और बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या है। बताएं न्यूक्लियोफाइल है क्या चीज? कोशिश करें और जवाब दें। देखिए भाई, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होने वाला, हम इसको लिखते हैं NO माइनस। एक लुईस अम्ल है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, वो लुईस क्षार होता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, मतलब ये लुईस क्षार है, लुईस अम्ल नहीं है, लुईस क्षार है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये भी नहीं है। ये एक धनावेशित स्पीसीज है, धनावेशित, इलेक्ट्रॉन धनी मतलब इलेक्ट्रॉन दाता। यहां पर इस बात का ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन धनी यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात होगा, धनावेशित भी होता है, लेकिन सभी धनावेशित को तो उदासीन भी होते हैं। तो हम इसकी जगह पे, ये राइट भी है, लेकिन इसकी जगह पे इसे हम ज्यादा राइट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन धन वाला यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहां पर धन चार्ज से मतलब नहीं है ना, यहां पर ध्यान रखना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता इसमें। तो ये है न्यूक्लियोफाइल, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नाभिक स्नेही यानी नाभिकराही वह स्पीसीज है जिस पर होना चाहिए। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन युगल, धनावेश, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉनों के अभाव वाली स्पीसीज? क्या आंसर करोगे इसको, बताओ। नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिस पर होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए? धनावेश या ऋणावेश? भाई इसके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के अभाव वाली स्पीसीज, नाभिक की तरफ आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। भाई एक बात देखना, इलेक्ट्रॉन युगल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाला कौन सा अभिकर्मक नहीं है? बस इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने के लिए सामान्यतः उसका अस्तक पूर्ण नहीं होना चाहिए। बस एक ही जवाब है, इसमें अष्टक पूर्ण नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसका अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये द्विपूर्ण नहीं होता, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और ये भी इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी। तो ये वाला आंसर राइट होगा बी, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एक मुक्त मूलक है, लक्षण में उदासीन, कम आयु, अनुचुंबकीय, उपरोक्त सभी। जल्दी जवाब दीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बताइए, आपको पता है इसका आंसर? बहुत आसान है आपके लिए जी। इसका आंसर होगा, ये उदासीन होना चाहिए,
कम आयु यानी बहुत ज्यादा क्रियाशील, अनुचुंबकीय एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आपका। तो आज की क्लास ये वाली चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होगी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। तो मिलेंगे हाइड्रोकार्बन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।